विवेक सर, ये जो हालात बने हैं, अभी हम जिन हालातों का जिक्र कर रहे हैं नेपाल से लेकर के और तमाम देशों का, भारत में भी आज मुद्दों की स्थिति तो वही है ना। जैसे वहां पर भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही थी, युवाओं की बात नहीं हो रही थी, रोजगार की बात नहीं हो रही थी, हम भी आज इसी हालात पर बैठे हुए हैं। ये किसी, हम बिहार के रेफरेंस में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे तो पूरे देश के हैं। नौकरी तो पूरे देश में कम है, महंगाई तो पूरे देश में बढ़ी हुई है भाई। डीजल पेट्रोल से लेकर के और हर चीज का लाभ कुछ चुने हुए लोगों को मिल रहा है ना भाई। रूस से सस्ते तेल का लाभ किसको मिला? केवल अंबानी जी को मिला, बाकी देश के लोगों को तो नहीं मिला। माल उन्होंने बनाया, देश के लोग तो उतना ही पेमेंट कर रहे थे। इथेनॉल का पैसा मिलाने के बाद भी, इथेनॉल मिलाने के बाद भी क्या देश के लोगों को डीजल पेट्रोल की कीमत कम चुकानी पड़ी है क्या? तो ये सवाल, ये मुद्दे तो भारत में भी वैसे ही है ना, जैसे नेपाल में रहे, जैसे बांग्लादेश में बने, जैसे श्रीलंका में बने। विवेक सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। विवेक सर म्यूट है आप। ये बहुत हाँ, हो गया। बहुत हाँ, राम प्रकाश जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी है। अ, मैं अ, मैं मुझे लगता है कि नेपाल में जो हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में होने की संभावना वैसे कम है। उसका कारण मोदी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मोदी उसके लिए एक प्रोवोकेशन है कि वो होना चाहिए, हो सकता है, उसके लिए मोदी एक प्रोवोकेशन है। लेकिन वो क्यों नहीं होगा, इसके कुछ मैं जो समझता हूँ वो कारण इस तरह से है कि एक तो भारत को बड़ी लंबी परंपरा है, गांधी नेहरू के की लेगेसी की बहुत लंबी परंपरा है, जिसमें अहिंसा और अहिंसा के रास्ते से आंदोलन का एक एक पुराना हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। अब पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ है पिछले 11 सालों में कि ऐसी एक दमनकारी व्यवस्था इस देश ने पाई है कि जो शायद ब्रिटिशों से भी खराब है। मतलब ब्रिटिश भी काफी कंसिडरेट थे ये जो मोदी शाह का जो रिजीम है उससे ब्रिटिश भी कई मामलों में कंसिडरेट थे। इस तरह की स्थिति भारत में है। तो पहली बार शायद हम उस तरह का चैलेंज जो है उसको देख रहे हैं पिछले 11 साल में, कि शायद उसी तरह का कुछ मूवमेंट बिल्डअप होना जरूरी है जो स्वतंत्रता आंदोलन में हमने देखा, लेकिन वो हो नहीं रहा। वो इसलिए कि एक बहुत बड़ा तबका समाज का जिस आइडियोलॉजी को मोदी बिलोंग करते हैं उस आइडियोलॉजी ने अपने तरफ कर लिया है। और जो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं, ऐसे जो समाज है इस देश के, बाकी तो जो बीजेपी के जो प्रकाश वाला बीजेपी का पहले से एक सपोर्ट बेस है, वो तो सड़क पर आएगा नहीं, क्योंकि वो तो मोदी जी का पक्षधर है, वो आरएसएस का पक्षधर है, वो नहीं आएगा सड़क पर। सड़क पर कौन आ सकता है? सड़क पर आ सकते हैं ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी जो लोग हैं वो, जिनकी आबादी लगभग 70% उससे ज्यादा है, वो आ सकते हैं। लेकिन ओबीसी को एक बड़े पैमाने पे, एक बहुत बड़े स्केल पर इस आइडियोलॉजिकल व्यवस्था ने अपने तरफ कर लिया है। और फिर उसमें सोशल सिक्योरिटी वाला, जिसका अनिल सिन्हा जी ने उल्लेख किया, सोशल सिक्योरिटी वाला जो स्कीम है उससे लोग वो जो बेरोजगारी और महंगाई वाला मामला है वो उससे कई लेवल पर वो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। तो जो गुस्सा है उसको चैनलाइज भी आप करेंगे तो करेंगे कैसा? क्योंकि अगर किसी को घर में सोशल सिक्योरिटी नेट के तहत, अगर किसी के घर में 5-6 हजार रुपए महीना वैसे भी आ रहा है अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, और घर मिल रहा है, उसके लिए पैसा मिल रहा है, बहुत सारी चीजों पर उसको, और फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, खाने की चीजें मिल रही है पॉकेट में, लगभग पॉकेट में। तो इस तरह का जो एक एडवांटेज एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के द्वारा, जिसको सही मायने में जो ब्राइब है, क्योंकि आप लोगों की परचेसिंग पावर को नहीं बढ़ा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, लोगों को अपने बलबूते पर खड़े नहीं कर रहे, आप लोगों को पंगु बना रहे हैं इस तरह की स्कीम से। और ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भाई घर बैठे मुझे ये मिल रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों को साइलेंट कराने का ये एक जरिया है जिसका बहुत बड़े स्केल पर मोदी सरकार ने इस्तेमाल किया है। तो एक आइडियोलॉजी के लेवल पर भी उन्होंने ओबीसी को अपने तरफ कर लिया है, जिसमें एक एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी वाला एक सेंस डालकर उनको इस भ्रम में रखा है कि यही
भारत की भारत का असली जो काम है वो यही है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको वो सर ना उठाने दें। ये हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए। जीने का मकसद ये होना चाहिए। भारत के जीने का मकसद ये है कि हम एंटी माइनॉरिटी एजिटेशन में लग जाए, एंटी माइनॉरिटी एक विट्रियोलिक कैंपेन में लग जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो समाज को पंगु भी बनाती है और समाज को एक तरह से एक सामाजिक इम्पोर्टेंसी की तरफ भी ले जाती है। इसलिए शायद हमारे यहाँ और जो दूसरा सेक्शन है, जो इसके खिलाफ है, वो गांधी नेहरू वाला है। वो गांधी नेहरू की परंपरा को मानता है। इसलिए शायद इस तरह का उठाव जो है, वो हमारे देश में नहीं हो मैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं लेता। ये हो नहीं सकता ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है, देखिए उसमें वो ठीक है। हमको तो पता ही नहीं था कि नेपाल में इतना लोगों में गुस्सा है और जब ये खबरें आई तभी हमको पता चला। ना हमारा मीडिया बिल्कुल। कुछ बता रहा था, ना कुछ इंटरनेशनल खबरें आ रही थी इस तरह से। तो इसी नेपाल में जो भी हुआ इसीलिए है तो जी, इसीलिए तो जी, हालात वहां भी मीडिया के वैसे ही हुए हैं जैसे यहाँ पे हुए हैं। भारत की जो मीडिया जी, वहां पर पहुंची है, उनकी अगर आप तस्वीरें और वीडियोस देख लीजिए तो बहुत चिंताजनक हालात हैं सर। मीडिया के हिसाब से, मीडिया की विश्वसनीयता के हिसाब से नेपाल के लोग भारत की मीडिया कर्मियों को ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी वो गाली, और उस शायद उससे भी बुरी गालियां, जिस एक गाली पर प्रधानमंत्री जी ने बिहार बंद करवा दिया, उससे खराब खराब गालियां मीडिया जी। कर्मियों को नेपाल के अंदर सुननी पड़ रही हैं। ये स्थिति बनी तो हुई है। अच्छा है। नहीं, वो डिज़र्व करते हैं। हमारा जो मीडिया है, वो उस तरह की गालियाँ और उस तरह का प्रोटेस्ट डिज़र्व करता है। जो हमारा तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो बिल्कुल डिज़र्व करता है। तो वो वहां भी यही जो कहा भी जा रहा है सर, वहां भी यही कहा जा रहा है और यही कह करके गाली दी जा रही है, गालियां दी जा रही हैं। यही केवल नहीं जी, कहा जा जी। रहा है। जब जी, आप जी। आपके मीडिया कर्मी, यहाँ के मीडिया कर्मी जब ये कह रहे हैं कि हम आपकी खबर दिखाने आए हैं, तो वहां जवाब ये दिया जा रहा है कि पहले अपने देश की खबर दिखा लो। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो वो वहां से जवाब दिया जा रहा है कि पहले तुम लोग अपने देश के साथ तो खड़े हो पाओ, तब तो तुम हमारे साथ खड़े होगे। यहां तक के हालात हो चुके हैं। जी, मैं एक पॉइंट और कहना चाहूँगा। देखिए ये जो ये सारा मैंने बैकग्राउंड बताया कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, लेकिन जो होने की पॉसिबिलिटी कभी बनेगी, तो इस बिना पर बनेगी कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का, लोगों को बदलाव लाने का जो लोगों का तरीका है या फिर बदलाव लाने के लिए जो भी लोग कर सकते हैं, वो रास्ते भी अगर आपने बंद कर दिए, तो फिर इस तरह की बात हो सकती है, जो बिहार में हो रहा है फिलहाल। कि बदलाव अगर लोग लाना चाहते हैं तो उस बदलाव वो बदलाव न ला पाए, इसलिए आप जो कर रहे हैं वो इलेक्शन मशीनरी का जो मिसयूज कर रहे हैं। यानी चाहे आप कितना भी आपके खिलाफ लोगों का रुझान हो, आपके खिलाफ कितना भी गुस्सा हो लोगों का, जीतेंगे आप ही, क्योंकि चुनाव में लोगों का जो मत जाता है वो उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके खिलाफ जो मत जाता है उसका कोई फायदा नहीं होता। तो बदलाव लाने का जो एक लेजिटिमेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, उस तरीके को अगर आपने कहीं से उधर भी आपने लोगों का हक छीन लिया और आपने इस तरह का बंदोबस्त कर लिया कि चाहे लोग किसको भी वोट करें, जीतेंगे आप ही। अगर ये ज़्यादा हम्म। दिन तक चलेगा, तब मुझे लगता है कि नेपाल जैसी स्थिति भारत में भी बनेगी, क्योंकि हम्म। डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिटिमेट रास्ते सारे बंद जब हो जाए, तब इस तरह की बात आती है, जो नेपाल में बहुत जल्दी आई, भारत में हो सकता है देर से आए। जी। हम्म।